हेलो गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 4 जुलाई को जो अपकमिंग एग्जाम है CNCI उसका मॉडल पेपर है। इसमें टोटली ये CNCI स्टाफ नर्स पेपर पे बेस होगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नियोप्लाज्म इज बिनाइन। आपके पास में चार ऑप्शन है, कौन सा नियोप्लाज्म बिनाइन ट्यूमर का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए एंडोथीलियोमा, ऑप्शन बी लिम्फोमा, ऑप्शन सी लियोमायोमा एंड डी ऑप्शन है रेब्डोमायोसार्कोमा। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, मैं बात करूं मैलिग्नेंट्स, तो फिलहाल ये जो मैलिग्नेंट्स है आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक तो हो गया सार्कोमा एंड दूसरा हो गया कार्सिनोमा। तो ये जो दो टाइप्स के ट्यूमर है वो ऑलवेज ऑलवेज कौन से रहेंगे इसमें, दैट इज द टाइप्स ऑफ द मैलिग्नेंट। किसके टाइप्स है, मैलिग्नेंट। तो इसमें से जो रेब्डो मायोसार्कोमा, इट इज द टाइप्स ऑफ द, किसका टाइप्स है ये, मैलिग्नेंट ट्यूमर का टाइप्स है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ रेब्डोमायोसार्कोमा, क्या समझ रहे हो इसका मीन्स। इसका मीन्स होता है इट इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ कौन से टाइप के मसल्स, ये रेब्डो वर्ड आर यूज फॉर स्ट्राइटेड, जबकि मायो वर्ड आर यूज फॉर मसल्स। इट इज द, याद रखना है, इट इज द मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ कौन सी मसल्स, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स। कौन सी मसल्स, स्ट्राइटेड मसल्स का मैलिग्नेंट ट्यूमर इज नॉन एज द रेब्डोमायोसार्कोमा, जबकि लियोमायोमा इट इज द टाइप्स ऑफ द बिनाइन ट्यूमर। ये किसका ट्यूमर है, ये आपको याद रखना, इट इज द बिनाइन ट्यूमर ऑफ, जो ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, बिनाइन ट्यूमर ऑफ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स का बिनाइन ट्यूमर है, दैट इज नॉन एज द लियोमायोमा। जबकि लिम्फोमा इट इज द आल्सो टाइप्स ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। किसका ट्यूमर है ये, मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ये आपको याद रखना है, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ कौन से टिश्यू, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ lymphoid tissue, that is known as the lymphoma. Endothelioma is also types of the malignant tumor. किसका टाइप है ये भी, it is the malignant tumor of एंडोथीलियम। किसका ट्यूमर है ये, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ एंडोथीलियम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा, अब हमारे पास में क्वेश्चन ये है, फॉलोइंग नियोप्लाज्म इज बिनाइन ट्यूमर। ऑप्शन ए एंडोथीलियोमा, इट इज द टाइप्स ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो ऑप्शन ए रॉन्ग। लिम्फोमा आल्सो मैलिग्नेंट ट्यूमर, किसका रहेगा ये, लिम्फोइड टिश्यू। लियोमायोमा इट इज द टाइप्स ऑफ द बिनाइन ट्यूमर ऑफ स्मूथ मसल्स। तो राइट यहाँ पर क्या बताना आपको, बिनाइन ट्यूमर का एग्जाम्पल। तो राइट आंसर जो रहेगा इसमें वो कौन सा रहेगा, लियोमायोमा। कौन सा रहेगा यहाँ पर राइट आंसर, लियोमायोमा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, all of the following are benign neoplasm except, कौन सा benign neoplasm का एग्जाम्पल नहीं है, कॉन्ड्रोमा, हेमेंजियोमा, ग्लियोमा, ग्लियोब्लास्टोमा। ये चार ऑप्शन है, आपको सिलेक्ट बताना है इसमें से कौन सा मैलिग्नेंट है। कॉन्ड्रोमा दैट इज द टाइप्स ऑफ द ट्यूमर ऑफ द कार्टिलेज। किसका ट्यूमर है ये, कार्टिलेज का ट्यूमर है। तो इट इज द, ये याद रखना है, बिनाइन ट्यूमर ऑफ, किसका एक ट्यूमर, कार्टिलेज। ये एग्जाम में इस टाइप से भी पूछते हैं, कार्टिलेज के बिनाइन ट्यूमर को किससे रेफर करेंगे हम, कॉन्ड्रोमा। जबकि हेमेंजियोमा
It is also example of benign tumor of ब्लड वेसल। जो ब्लड वेसल से ट्यूमर जो ओरिजिनेट हो रहा है उसको हम बोलेंगे हेमेंजियोमा। ग्लियोमा, इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ बिनाइन ट्यूमर। तो बिनाइन ट्यूमर ऑफ इसका ओरिजिन कौन सी सेल से हो रहा है? ग्लियल सेल से, दैट इज नॉन एज द ग्लियोमा। जबकि ग्लियोब्लास्टोमा टाइप्स ऑफ द, किसका टाइप्स है ये? मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द ग्लियल सेल्स। अब हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो ये है, जो क्वेश्चन है हमारे पास में, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बिनाइन नियोप्लाज्म एक्सेप्ट कॉन्ड्रोमा बिनाइन ट्यूमर। तो ऑप्शन ए रॉन्ग, ऑप्शन बी आल्सो रॉन्ग, ऑप्शन सी आल्सो रॉन्ग। राइट आंसर कौन सा रहेगा यहाँ पर? ग्लियोब्लास्टोमा। इट इज द टाइप्स ऑफ द, किसका टाइप्स है ये टाइप्स है मैलिग्नेंट ट्यूमर जिसका ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ से हो रहा है जिसका ओरिजिनेट? ग्लियल सेल से हो रहा है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, the term cancer is used for a large group of diseases characterized by, जो कैंसर टर्म है वो किसके द्वारा करेक्टराइज किया? रैपिड प्रोलिफिकेशन ऑफ सेल्स, प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन दैट अल्टर सेल मॉर्फोलॉजी। टॉक्सिन का लेना देना नहीं है। इंक्रीज डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स, ठीक है। ऑप्शन डी है सेल ग्रोथ एंड प्रोलिफेरेशन। यस, जो कैंसर है उसमें अब नॉर्मल सेल ग्रोथ एंड बहुत रैपिडली क्या होता है उसमें प्रोलिफरेशन, दैट इवेट्स नॉर्मल कंट्रोल एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म। इसका मीन्स क्या समझ रहे हो? इवेट्स, इसका मीन्स होता है, ठीक है, यहाँ पर मैं पूरा सेंटेंस बोलूं, दैट इवेट्स नॉर्मल कंट्रोल मीन्स इस नॉर्मल कंट्रोल को छोड़कर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अब नॉर्मल कंट्रोल और उसका रेगुलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है? सेल की ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन हो रहा है। तो यहाँ पर इन सब में से जो बेटर ऑप्शन है वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये याद रखना है, नॉर्मली जो सेल्स होती है दैट इज द, उसका कंट्रोल होता है किसके द्वारा? इंट्रा सेलुलर मैकेनिज्म के द्वारा। मैं बात करूं यहाँ पर जो नॉर्मली पर्सन में जो नॉर्मली सेल्स होती है उनका रेगुलेशन होता है बाय द, किसके द्वारा? इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म, किसके द्वारा? इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म। यदि सेल्स में नॉर्मल कंट्रोल नहीं हो रहा, रेगुलेशन नहीं हो रहा है, इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म फॉलो नहीं हो रहा है, उस दौरान सेल की ग्रोथ और प्रोलिफिकेशन ज्यादा होगा। उसी टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हम कैंसर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राइट आंसर कौन सा रहेगा यहाँ पर? सेल ग्रोथ एंड प्रोलिफिकेशन, ठीक है, दैट इवेट्स नॉर्मल कंट्रोल एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म। नेक्स्ट वन, which of the following is not considered as carcinogen? ठीक है, इनमें से कौन सा कार्सिनोजन कंसिडर्ड नहीं करते हैं? व्हाट डू यू मीन अबाउट कार्सिनोजन? यस, those factors which increase the incidence of cancer। सिंपल सा इसकी मैं बात करूं डेफिनेशन, those factors those factors which increase the incidence of, वो सारे फैक्टर्स जो कैंसर की इंसिडेंस को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, उन फैक्टर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कार्सिनोजन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कार्सिनोजन। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द कार्सिनोजन? दैट इज आल्सो नोन एज द ऑन्कोजन, आल्सो नोन एज द ट्यूमरोजन। इन सबका मीन्स एक ही, ऑन्कोजन, कार्सिनोजन एंड ट्यूमरोजन। दैट आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। कितने टाइप्स के ये? थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन
फिजिकल एजेंट्स, सेकंड वन केमिकल एजेंट्स एंड थर्ड वन बायोलॉजिकल एजेंट्स। ये दो टाइप्स है ना कैंसर, थ्री टाइप्स इनके कैंसर। बायोलॉजिकल में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स एंड फंजाई। ठीक है, वाट एवर केमिकल जो भी है वो भी कैंसर है ना, क्रॉनिक इरिटेशन कॉज करते हैं, दैट कैन लीड टू कैंसर। फिजिकल के यहाँ पर दो टाइप्स, फर्स्ट वन हीट एंड रेडिएशन। हीट एंड रेडिएशन कॉज द क्रॉनिक इरिटेशन दैट कैन लीड टू कैंसर। अभी हम ये डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनमें से कौन सा हम कंसिडर्ड नहीं कर रहे हैं जो कार्सिनोजन? टोबैको, यस और नो? यस। अल्ट्रावायलेट रेज, यस। रेडिएशन, ठीक है। वायरस वेरी वेरी है ना बायोलॉजिकल कार्सिनोजन है। एक वायरस का एग्जांपल बताओ जो कैंसर कोज करता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन papilloma virus, herpes simplex virus, also that is the hepatitis, ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस। बहुत सारे वजह है जो कैंसर कोज करते हैं, बहुत सारे। ठीक है, इनमें से सारे के सारे जीन्स रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं कार्सिनोजन के लिए, तो कौन सा यहाँ पर कंसिडर्ड नहीं करेंगे? जीन्स। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन याद रखना है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया का एग्जांपल बताओ जो कार्सिनोजन कोज करता है, दैट इज द, इसका एग्जांपल याद रखना है। फॉर एग्जांपल एच पाइलोरी, ये जो बैक्टीरिया है कोज द स्टोमक कैंसर। वायरस एचपीवी, एचएसवी, हेपेटाइटिस। ठीक है, ये डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ बिनाइन एंड मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म? जो मैलिग्नेंट ट्यूमर और जो बिनाइन ट्यूमर है उनमें से मेजर डिफरेंस क्या रहेगा? आपके पास में चार ऑप्शन है, रेट ऑफ सेल्स ग्रोथ एंड प्रोलिफिकेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन, एबिलिटी टू इन्वेड एंड मेटास्टेसाइज एंड एबिलिटी टू लिबरेट टॉक्सिन। टॉक्सिन का लेना देना कैंसर से नहीं है। तो यहाँ पर मैं बात करूं, एक तो ट्यूमर हो गई आपकी, कौन सी ट्यूमर? बिनाइन ट्यूमर। सेकंड वन जो ट्यूमर आपके पास में वो कौन सी है? मैलिग्नेंट ट्यूमर। कौन सी ट्यूमर आपके पास में? मैलिग्नेंट ट्यूमर। एक तो हो गया बिनाइन ट्यूमर, सेकंड वन हो गया मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, मैं बात करूं यहाँ पर बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर में इन्वेजन, मेटास्टेसिस एंड सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन। बिनाइन ट्यूमर में इन्वेजन की कैपेसिटी, मेटास्टेसिस ये एब्सेंट होती है, जबकि मैलिग्नेंट में तीनों क्या रहेंगे? प्रेजेंट। तो मेजर डिफरेंस, बिनाइन ट्यूमर नेवर टू इन्वेड, नेवर मेटास्टेसाइज टू अदर सेल्स या टिश्यू। तो मेजर जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा? एबिलिटी टू इन्वेड एंड मेटास्टेसाइज। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, which of the following cancer is associated with ultraviolet radiation? कौन सा कैंसर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से एसोसिएटेड रहता है? सेकेंडरी टू सनलाइट एक्सपोजर, सेकेंडरी टू सनलाइट। ऑप्शन ए मल्टीपल मायोलोमा, ऑप्शन बी मेलेनोमा, ऑप्शन सी ल्यूकेमिया एंड डी ऑप्शन है नॉन हॉटस्किन डिजीज। ये चार ऑप्शन है आपके पास में। तो इनमें से जो हमारे पास में क्वेश्चन है कि कौन सा कैंसर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से हो रहा है, सेकेंडरी टू सनलाइट एक्सपोजर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कैंसर है वो कौन सा रहेगा यहाँ पर? मेलेनोमा। कौन सा है? सनलाइट एक्सपोजर की वजह से हो रहा है, कौन सा है? मेलेनोमा। ठीक है, जबकि
मल्टीपल मायोलोमा, that is the, ये always associated रहेगा exposure to, किससे associated रहेगा, exposure to radiation, multiple myeloma, exposure to radiation. Second one's organic chemicals, organic chemicals, for example, herbicides and insecticides, herbicides and insecticides, etc. Leukemia are associated with ionizing radiation and chemical agents. किससे associated रहेगा ये, ionizing radiation and chemical agents, जबकि non-Hodgkin lymphoma are associated with the virus. तो हमारे पास में जो सनलाइट एक्सपोजर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से लेना देना है वो कौन सा रहेगा, मेलेनोमा, कौन सा रहेगा वो, मेलेनोमा। ठीक है, ये आ गया सुन में, ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, मेलेनोमा कैंसर इज ऑलवेज associated with ultraviolet radiation secondary to sunlight exposure। ठीक है, अल्ट्रावायलेट से एसोसिएटेड जो कैंसर है वो कौन सा है, मेलेनोमा। जबकि आपसे पूछे आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड केमिकल एजेंट से एसोसिएटेड है वो कौन सा रहेगा, ल्यूकेमिया। नेक्स्ट वन, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, द मैलिग्नेंट ट्यूमर that arises in the bone marrow is, the malignant tumor that arises in the bone marrow is, कौन सा ट्यूमर बोन मैरो से अराइजेस होता है, मल्टीपल मायोलोमा, लिम्फोसार्कोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, हेमेंजियो सार्कोमा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोन मैरो से अराइज होता है वो ट्यूमर वो कौन सा रहेगा, मल्टीपल मायोलोमा। तो ये याद रखना, ये जो कैंसर है इसका ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, बोन मैरो। लिम्फोसार्कोमा, इट इज द malignant tumor of lymphoid tissue। बेसल सेल कार्सिनोमा, दैट इज द, इसका जो ओरिजिनेट हो रहा है वो किससे हो रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किससे हो रहा है, ग्लैंडुलर टिश्यू। बेसल सेल कार्सिनोमा जिसका ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, ग्लैंडुलर टिश्यू। जबकि हेमेंजियोसार्कोमा मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ ब्लड वेसल्स, इसका ट्यूमर है ये ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पर आपको जो बताना है बोन मैरो, तो बोन मैरो की रिगार्डिंग जो ट्यूमर रहेगा वो कौन सा रहेगा, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो कौन सा रहेगा, मल्टीपल मायोलोमा। कौन सा है, मल्टीपल मायोलोमा। नेक्स्ट वन, नर्सेज रोल इन प्रिवेंशन एंड अर्ली, ये याद है इंपॉर्टेंट है, इन प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। नर्सेज का क्या रोल रहेगा फॉर अर्ली प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। ऑप्शन ए, फ्रेंड्स कुछ ऑप्शन एग्जाम में जो कुछ क्वेश्चन है वो आपको ऑप्शन बेस ही सॉल्व करने होते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है जो आपको छोड़ने होते हैं। ठीक है, कुछ मीन्स वो क्वेश्चन है ना जो टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, उन क्वेश्चन को आपको छोड़ना है। नेक्स्ट वन, द नर्सेज रोल इन प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर। ऑप्शन ए, इंस्ट्रक्टिंग पीपल टू लर्न एंड प्रैक्टिस सेल्फ एग्जामिनेशन। ठीक है, ऑप्शन ए, इंस्ट्रक्टिंग पीपल टू ईट ए लो फाइबर एंड लो फैटी डाइट। ये ऑप्शन रॉन्ग है,
मैं सिंपल सा बात करूं, यहाँ पर लो फाइबर एंड लो फैटी डाइट्स नहीं देना है। किसके लिए सजेस्ट करना है? बैलेंस डाइट के रिगार्डिंग आपको सजेस्ट करना है, इंस्ट्रक्ट करना है। तो ऑप्शन बी रॉन्ग। नेक्स्ट वन, ऑप्शन सी है इंस्ट्रक्टिंग पीपल टू अंडरगो एनुअल स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर कॉमन कैंसर। हम जो एनुअल जो चेकअप कराएंगे वो कब कराएंगे? आफ्टर 40 इयर्स। मैं सिंपल सा बात करूं, ये याद रखना है, कैंसर के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे 20 से 40 इयर्स एज ग्रुप वाले पर्सन को चेकअप कराना है एवरी 3 इयर्स में। कब चेकअप कराना है? चेकअप एवरी 3 इयर्स। 40 इयर्स उसके बाद में चेकअप कराना है एनुअली। तो चेकअप एनुअली परफॉर्म करना, तो ऑप्शन सी आल्सो रॉन्ग। यहाँ पर दैट इज द एनुअली परफॉर्म नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट वन, मेक यूज ऑफ पीपल नेचुरल फियर ऑफ कैंसर एंड मोटिवेट देम टू एलिमिनेट और रिड्यूस एक्सपोजर टू कैंसर। हाँ, डराना नहीं है आपको कैंसर के रिगार्डिंग। तो ऑप्शन ए, सॉरी, ऑप्शन बी सी डी आल्सो रॉन्ग। ऑप्शन ए है इंस्ट्रक्टिंग पीपल टू लर्न प्रैक्टिस सेल्फ एग्जामिनेशन। फॉर एग्जांपल, स्टडी द breast self examination in case of female, testicular examination in male। ठीक है, इनके रिगार्डिंग आपको दैट इज द इंस्ट्रक्ट करना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, the nurse is teaching a group of young men regarding testicular self-examination. Which of the following statements made by her is appropriate? कौन सा नर्स का कौन सा स्टेटमेंट एप्रोप्रिएट है? ऑप्शन ए, टेस्टिकुलर कैंसर टेस्टिकुलर कैंसर is very common in middle age women, सॉरी है ना, मिडल एज पीपल। पहला सेंटेंस, ये वेरी कॉमन इन मिडल एज पीपल, ये मिडल एज पीपल में कॉमन नहीं होता है, ये याद रखना है। ये कॉमन होता है, कॉमन इन 15 to 25 इयर्स, जो यंग एज, ठीक है, पीपल्स, उनमें ज्यादा इसकी इंसिडेंस देखने को मिलती है। तो ऑप्शन ए रॉन्ग। नेक्स्ट वन, टेस्टिकुलर कैंसर इज वेरी कॉमन टाइप ऑफ कैंसर फाउंड इन, ये वेरी कॉमन नहीं है, ये क्या है? लेस कॉमन है। लेस देन 1% ऑफ ऑल कैंसर इन मैन, 1% से भी कम या 1% इसकी इंसिडेंस है। नेक्स्ट वन, टेस्टिकुलर कैंसर इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट। अगर इसका अर्ली डायग्नोसिस हो गया तो ये कंप्लीट रिमिशन हो जाता है 95% पीपल्स के अंदर, कंप्लीट रिमिशन है ना। फॉर एग्जांपल 95% पीपल इफ डिटेक्टेड इन अर्ली स्टेज। यदि टेस्टिकुलर कैंसर को हम अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर लिए, उस दौरान इसको 95%, ठीक है, 95% लोगों में देखा गया कि इसको कंप्लीट ट्रीट किया जा सकता है, तो डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट वन, टेस्टिकुलर कैंसर इज हाईली क्यूरेबल यस इफ डिटेक्टेड अर्ली। तो राइट आंसर कौन सा है यहाँ पर? ये क्यूरेबल है। कब है क्यूरेबल? जब इसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, mortality due to breast cancer could be reduced through early detection using screening mammography। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कैंसर सोसाइटी गाइडलाइन, किसके अकॉर्डिंग बताना आपको, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग स्क्रीनिंग मेमोग्राफी शुड बी डन कब परफॉर्म करना है, फॉर ऑल वुमेन एवरी 3 years, ऑप्शन बी फॉर वुमेन अबाउट द एज ऑफ 50 years every 2 years, नेक्स्ट वन फॉर वुमेन अबाउट द एज ऑफ 40 years annually, यहाँ पर एज नहीं दे रखी है, एवरी 3 years, तो ये ऑप्शन रॉन्ग। फॉर वुमेन अबाउट द एज ऑफ 50 years, 50 years ज्यादा हो गया, 40 years में है ना सबको ये परफॉर्म करना है, एवरी 2 years है ना, ये भी रॉन्ग है। फॉर वुमेन अबाउट द एज ऑफ 40 years एवरी 3 years, ये भी रॉन्ग है। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा यहाँ पर, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 40 years के बाद में, 40 साल के बाद में हर वुमेन को एनुअली मेमोग्राफी के लिए स्क्रीनिंग करना है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर क्या रहेगा ना, ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी है ना, इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, मोर देन 40 years जो वुमेन है उसको एनुअली क्या परफॉर्म करना है, स्क्रीनिंग मेमोग्राफी, ठीक है, उसके लिए आपको सजेस्ट करना है। नेक्स्ट वन, द नर्स, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, द नर्स, सॉरी, which of the following risk factor is associated with cervical cancer, कौन सा फैक्टर सर्वाइकल कैंसर से एसोसिएटेड रहेगा, ऑप्शन ए इंक्रीज एज, ऑप्शन बी ओबेसिटी, ऑप्शन सी अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी, ऑप्शन डी फैमिली हिस्ट्री ऑफ सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। यहाँ पर जो राइट आंसर है, यदि अर्ली एज में मल्टीपल उसके सेक्सुअल पार्टनर है, उस दौरान उसको इंसिडेंस ज्यादा रहेगा, क्या रहेगा, सर्वाइकल कैंसर की। अर्ली सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ठीक है ना, उनमें इंसिडेंट में बात करूं, अदर जो रिस्क फैक्टर्स रहेंगे किसके, सर्वाइकल कैंसर के, फॉर एग्जांपल आपको याद रखना है, ये जो सर्वाइकल कैंसर है उनमें ज्यादा इंसिडेंस होती है जिनका इकोनॉमिक स्टेटस लो होता है, डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादा इंसिडेंस रहेगी। तो फर्स्ट वन रिस्क फैक्टर है लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, आल्सो रिस्क फैक्टर मल्टीपल सेक्स पार्टनर, ठीक है, एंड आल्सो रिस्क फैक्टर इन्फेक्शन विथ, इन्फेक्शन विथ कौन सा इन्फेक्शन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, प्लस साथ में क्या हिस्ट्री है उसकी, हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, एंड आल्सो रिस्क फैक्टर ऑफ, ठीक है, ये सारे क्या रहेंगे इसके रिस्क फैक्टर रहेंगे, जबकि इंक्रीज एज, ओबेसिटी एंड फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, आर कॉमनली associated with, are commonly associated with ब्रेस्ट कैंसर, किससे एसोसिएटेड है ये, ब्रेस्ट कैंसर से ज्यादा इंसिडेंस। तो अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी दैट इज द, किसको लीड्स कर रही है, किसका रिस्क फैक्टर है ये, दैट इज द रिस्क फैक्टर ऑफ सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, a nurse is teaching a young woman regarding Papanicola test, which of the following statement is appropriate, प्रेप टेस्ट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट है, ऑप्शन डी देखो, प्रेप टेस्ट रिजल्ट आर 100% एक्यूरेट, कभी नहीं होता ये 100%, ठीक है। नेक्स्ट वन जो इसके रिगार्डिंग जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं,
ये जो पैप टेस्ट है वो किसके लिए परफॉर्म करते हैं? पैप टेस्ट यूजुअली डिटेक्ट कैंसर एज वेल एज प्री कैंसर चेंजेस। ठीक है, प्री कैंसर चेंजेस। पैप टेस्ट है ना, यूजुअली 40 इयर्स से पैप टेस्ट मेमोग्राफी परफॉर्म करते हैं। तो ऑप्शन ए एंड बी आल्सो रॉन्ग। ज्यादा बेटर कौन सा है? पेपानिकोला टेस्ट आर यूज टू प्री कैंसर चेंजेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। ठीक है ना, सर्वाइकल कैंसर को अर्ली डिटेक्शन के लिए जो टेस्ट यूजुअली परफॉर्म करते हैं वो कौन सा रहेगा? पैप टेस्ट। नेक्स्ट वन, which of the following biopsy methods is used to obtain tissue from a small tumor of size 2 to 3 centimeter for diagnosis? मैं सिंपल सा बात करूं यहाँ पर, बायोप्सी में क्या करते हैं? दैट इज द, यहाँ पर सेल्स या टिश्यू रिमूव करते हैं फॉर एग्जामिनेशन, जो कंप्लीट भी रिमूव किए जा सकते हैं और कुछ पार्ट्स। तो बायोप्सी दो टाइप्स की हमारे पास में, एक तो हो गई एक्सीजनल बायोप्सी, सेकंड वन कौन सी हो गई? इनसीजनल बायोप्सी। इसका दूसरा नाम है दैट इज आल्सो नोन एज द सब टोटल बायोप्सी। एक्सीजनल बायोप्सी का दूसरा नाम है दैट इज आल्सो नोन एज द टोटल बायोप्सी। क्या करते हैं इसमें? जब ट्यूमर की साइज स्मॉल है, जब ट्यूमर की साइज स्मॉल है उस दौरान होल ट्यूमर को रिमूव करते हैं। होल ट्यूमर रिमूव फॉर एग्जामिनेशन, दैट इज नॉन एज द, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सीजनल बायोप्सी। यहाँ पर ट्यूमर की साइज बहुत कम है, 2 to 3 सेंटीमीटर, फॉर डायग्नोसिस पर्पज के लिए उसको रिमूव करें, दैट इज नॉन एज द, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सीजनल बायोप्सी। क्या बोलेंगे उसे हम? एक्सीजनल बायोप्सी या टोटल बायोप्सी। सेकेंड वन टाइप्स है इंसिजनल या टोटल बायोप्सी। क्या करते हैं इसमें? ये आपको याद रखना है, इंसिजनल बायोप्सी या टोटल बायोप्सी में क्या करते हैं? इसमें जब ट्यूमर की साइज ज्यादा है, ठीक है, जब ट्यूमर की साइज ज्यादा है, इसमें से कुछ पार्ट, ठीक है, पार्ट ऑफ ट्यूमर या पार्ट ऑफ सेल्स, सेल का कुछ पार्ट रिमूव कर रहे हैं, दैट इज द फॉर एग्जामिनेशन फॉर डायग्नोसिस पर्पस, दैट इज नॉन एज द इंसिजनल बायोप्सी या सब टोटल बायोप्सी। तो दोनों डिफरेंट समझ में आ गया। एक्सीजनल बायोप्सी इज आल्सो नॉन एज द, जिसका दूसरा नाम क्या रहेगा? टोटल बायोप्सी। और ट्यूमर रिमूव कर रहे हैं। Incisional tumor is also known as the subtotal. ये याद रखना, excisional biopsy always used when the tumor size is less. ठीक है, FNAC निडल इंसर्ट करके ट्यूमर सेल को एस्पिरेट किया जाता है। तो ऑप्शन बी सी आल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैंसर ट्रीटमेंट इज एप्रोप्रिएट? कौन सा स्टेटमेंट इज एप्रोप्रिएट है रिगार्डिंग कैंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, कैंसर इज द सिंगल मोस्ट, which of the following statement regarding cancer is appropriate? Option A, surgery is the single most effective treatment for cancer in early stage. Option B, cancer treatment always aims at cure of cancer. Option B, a combination of treatment modality is effective in the control of many times. Cancer cure is rare, but treatment improve quality of life for some time. कुछ क्वेश्चन आपको किस बेस पे सॉल्व करने हैं? कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं ऑप्शन बेस पे। उसमें से भी एक क्वेश्चन ये है, ऑप्शन डी देखो, कैंसर क्यूर इज रेयर। ये रेयर नहीं होता ना, ठीक है, सारे में रेयर नहीं होता, दैट इज द, कुछ कुछ में इसकी क्यूरेबल रेट हाई है, but treatment improve quality of life for some time.
नेक्स्ट वन, कैंसर ट्रीटमेंट ऑलवेज एम एट क्यूर ऑफ कैंसर। इनमें से जो ज्यादा बेटर ऑप्शन है वो कौन सा है? सी ऑप्शन। ए कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट मॉडलिटी इज इफेक्टिव इन द कंट्रोल ऑफ मैनी कैंसर, है ना। कुछ में कॉम्बिनेशन, जैसे दैट इज द, मैं बात करूँ कीमोथेरेपी के साथ में आप रेडिएशन थेरेपी भी दे रहे हो, या सर्जिकल मेथड्स भी आपने यूज में ले रहे हो। मैं बात करूँ ट्रीटमेंट मॉडलिटी ऑफ कैंसर, जो 3 टाइप से हो सकता है, मे बी कीमोथेरेपी के द्वारा, मे बी रेडिएशन थेरेपी, मे बी सर्जिकल मेथड्स। ठीक है। बट इसमें यूजुअली ऑलवेज ऑलवेज जो ट्रीटमेंट मॉडलिटी लेते हैं वो कौन सा लेते हैं? कंबाइंड मॉडलिटी थेरेपी। ये याद रखना आपको, कंबाइंड मॉडलिटी थेरेपी। इसमें क्या करते हैं? ठीक है, जैसे ट्यूमर की साइज ज्यादा है, क्या है, ट्यूमर की साइज ज्यादा, पहले तो उसको कम करने की हम मेडिसिन दे रहे हैं, उसके बाद में सर्जरी कर रहे हैं, फिर बाद में दे रहे हैं। ठीक है। तो रेडिदा ना, ये सीटी के साथ में आप आरटी दे रहे हो या सर्जिकल मेथड्स दे रहे हो। तो फॉर एग्जांपल इसमें जो इफेक्टिव जो ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट मॉडलिटी। नेक्स्ट वन, which of the following types of internal radiation therapy the radioactive material is administered systematically by injection, by orally? ठीक है। कौन सा टाइप्स है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है बाय इंजेक्शन ही और orally? इसमें जो आपको याद रखना है, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा रहेगा जो ज्यादा बेटर है? दैट इज द अनसील्ड सोर्स रेडिएशन थेरेपी। ये किसका एग्जांपल है? अनसील्ड सोर्स रेडिएशन थेरेपी, जिसके अंदर जो रेडियो आइसोटोप्स है उनको, सॉरी, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है सिस्टमेटिकली एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। नेक्स्ट वन है सील्ड सोर्स रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, इसका मीन्स क्या समझ रहे हो? जो सील्ड सोर्स रेडिएशन थेरेपी, इसमें जो रेडियो आइसोटॉप्स है उनको डायरेक्टली कहाँ अप्लाइड कर रहे हैं? उनको डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं या प्लेस्ड कर रहे हैं इन डिजायर्ड लोकेशन थ्रू एप्लीकेटर, बाय थ्रू एप्लीकेटर या नीडल, जो इंट्रा केविटी भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सील्ड सोर्स रेडिएशन थेरेपी, इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें जो रेडियो आइसोटॉप्स है वो यूजुअली कवर्ड रहेंगे, किसके द्वारा? सील्ड रहेंगे, यूजुअली एनक्लोज रहेंगे बाय नॉन रेडियो एक्टिव मटेरियल, नॉन रेडियो एक्टिव मटेरियल, और उनको एडमिनिस्टर्ड कहाँ करेंगे? उनको एडमिनिस्टर करेंगे डिजायर्ड लोकेशन, या जहां पर ट्यूमर है वहां एडमिनिस्टर्ड करेंगे, किसके द्वारा? बाय एप्लीकेटर या निडल्स एक्सेप्ट्रा। तो यहाँ पर ये किसका एग्जाम्पल है? सील्ड सो अनसील्ड सोर्स रेडिएशन थेरेपी। क्या करते हैं इसमें अंदर? रेडियो एक्टिव मटेरियल को डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? हम एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था, 27 जून 2021। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ द इंटरनल रेडिएशन थेरेपी, दो टाइप्स है इसके, दैट इज द, है ना, सील्ड सोर्स और अनसील्ड सोर्स। द नर्स, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, the nurse is caring for a patient with radioactive implants. She is aware that in order to protect herself from excessive radiation exposure, CH2, आपको ये याद रखना है, ये जो रेडिएशन, ये एक्सपोजर होता है, दैट इज द इन, ये डायरेक्टली
ये डिपेंड करेगा किस पे, डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस टाइम एंड शील्डिंग डिवाइसेस, इन पे डिपेंड करता है। मीन्स जो रेडियो एक्टिव जो मशीन्स है, ठीक है, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही रेडिएशन एक्सपोजर कम होगा। तो मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम द पेशेंट, यस और नो? यस। नेक्स्ट वन, लिमिट ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन डायरेक्ट केयर ऑफ द पेशेंट, यस। जितना कम टाइम स्पेंड करेंगे दैट इज द उतना ही कैंसर स्प्रेड कम होगा ना, एक्सपोजर कम होगा। यूजिंग ऑफ शील्डिंग डिवाइसेस फॉर एग्जांपल लेड एप्रॉन, गॉगल शीट्स, ठीक है ना, ये सारे हमें फॉलो करना है। यूज ए लेड शील्ड्स ड्यूरिंग डायरेक्ट केयर ऑफ पेशेंट्स। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा यहाँ पर? ऑल ऑफ अबव आर करेक्ट। कौन सा रहेगा? सारे के सारे ऑप्शन इसमें बेस्ट है। रेडिएशन एक्सपोजर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस ज्यादा, एक्सपोजर कम, टाइम ज्यादा, एक्सपोजर कम, ठीक है। शील्डिंग डिवाइसेस आपको पेशेंट केयर करते समय ऑलवेज ऑलवेज वियर करना है। नेक्स्ट वन, the nurse explain a patient's scheduled for brachytherapy for treatment of cancer service। टेलीथेरेपी और ब्रैकीथेरेपी यहाँ पर यूज में ले रहे हैं ब्रैकीथेरेपी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्रोप्रिएट? कौन सा ऑप्शन स्टेटमेंट है? ब्रैकीथेरेपी में जो इम्प्लांट्स है दैट इज डायरेक्टली कहाँ इंसर्ट कर रहे हैं? सर्विक्स में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑप्शन है दैट इज द यू हैव टू अंडरगो स्टिमुलेशन बिफोर द एक्चुअल। यहाँ पर स्टिमुलेशन की नीड्स नहीं होती है ब्रैकीथेरेपी में। यू में एक्सपीरियंस स्किन चेंजेस ऑन द एब्डोमेन और अपर पार्ट ऑफ द थाई, लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा रहेगा? यू हैव हैव टू स्टे इन प्राइवेट रूम वेयर रेडिएशन प्रिकॉशन विल बी ऑब्जर्व। बिल्कुल है, आपको है ना प्राइवेट रूम में स्टे करना है फॉर द ब्रैकीथेरेपी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ऑफ सर्वाइकल, ठीक है, ताकि और ज्यादा ये एक्सपोजर ना हो अदर पर्सन को। नेक्स्ट वन, the treatment of effects and side effects of radiotherapy depend on which of the following factors? Treatment effects and side effect of radiotherapy किस पे डिपेंड करेगा? द साइज ऑफ ट्रीटमेंट फील्ड, यस और नो? यस। इस पे डिपेंड करता है। द टोटल डोज ऑफ ड्यूरेशन पे ट्रीटमेंट अफेक्ट करेगा। द ट्यूमर लोकेशन इन रिलेशन टू द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन, the treatment of cancer with chemotherapeutic drugs is systematically intervention when, ठीक है, the disease is widespread, the risk of undetectable cancer is high, the tumor cannot be resected and radio sensitive। इन सारी कंडीशन में that is the क्या करनी है आपको? कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स, ठीक है, दे सकते हैं, एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डिटरमाइन द डोजेज ऑफ कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स? कौन सा पैरामीटर यूज में लेते हैं? एज ऑफ द पेशेंट, सेक्स ऑफ द पेशेंट, बॉडी मास इंडेक्स। तो ज्यादा बेटर कौन सा लेते हैं? बॉडी सरफेस एरिया इन स्क्वायर मीटर। इसके अकॉर्डिंग हम कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। जो बॉडी सरफेस एरिया है वो ऑलवेज ऑलवेज कैलकुलेट करेंगे किसके द्वारा? हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग। विच इज विच इज कैलकुलेटेड बाय वेट एंड हाइट, इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग, इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग बॉडी सरफेस एरिया, ये याद रखना, बॉडी सरफेस एरिया पर स्क्वायर मीटर, इसके अकॉर्डिंग हम कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स क्या करना है? एडमिनिस्ट्रेड करना है। ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन,
Which of the following routes is most commonly used for administration of chemotherapeutic drugs? सबसे commonly जो रूट यूज में लेते हैं कीमोथेरेपेटिक्स के लिए वो कौन सा लेते हैं? इंट्रावीनसली। या वैसे भी मोस्ट कॉमन जो रूट यूज में लेते हैं वो कौन सा लेते हैं? इंट्रावीनसली। अदर रूट ऑरली, इंट्रामस्कुलरली, ठीक है, टॉपिकली, बहुत सारे रूट्स हैं इसके द्वारा हम दे सकते हैं। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? इंट्रावीनस मोस्ट कॉमनली रूट्स, ये याद रखना। दैट इज द जो आईवी रूट्स है, दैट इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स। नेक्स्ट वन, a 35-year-old patient with leukemia is undergoing chemotherapy. The nurse should give priority to which of following nursing diagnosis? यहाँ पर याद रखना है 35 years ओल्ड पेशेंट्स है, 35 years 35 years ओल्ड पेशेंट्स है, ठीक है, किसका पेशेंट्स है? ल्यूकेमिया। किससे ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसको? अंडर गोइंग कीमोथेरेपी, ठीक है, किससे ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसको? कीमोथेरेपी से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ल्यूकेमिया में अगर कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स दे रहे हैं, दैट इज वो क्या कोज कर रही है? वो कोज कर रही है बोन मेरो को सफरेशन। क्या कोज कर रही है वो? बोन मेरो को सफरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोन मेरो सफरेंस मीन्स दैट इज यहाँ पर इम्यून सिस्टम वो भी क्या हो रहा है? सफरेश हो रहा है, डिफ्रेस्ड हो रहा है। तो WBC का लेवल स्टडी था यहाँ पर कम हो रहा, मीन्स इन्फेक्शन की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहाँ पर ल्यूकेमिया वाले पेशेंट्स में दैट इज दैट किसकी टेंडेंसी ज्यादा रहेगी? रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, बाकी है ना कम होगी इसमें। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन दैट इज द क्या रहेगा यहाँ पर? ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट वन, a patient in terminal stage of lung cancer tells that the nurse, if had given one more out chance to life, he would given up smoking. Which of the following stage of grief does the person experience? तो grief है, that is the उसकी 5 processing है, denial, ठीक है, angry, bargaining, depression, and last one acceptance। डिनाइल, डिनाइल का मीन्स दैट इज द वो डिनाइल कर देता है कि ऐसा कुछ मैं कुछ नहीं हूँ, दैट इज द मेरी कोई टर्मिनल स्टेज नहीं है। एंगर, ठीक है, एंगर करता है। बार्गेनिंग करता है, दैट इज द मुझे एक और चांस मिल जाता, मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा, ठीक है। लास्ट वन दैट इज द डिप्रेशन, और एंड में वो एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पर भी सेम वैसा ही केस है, दैट इज द ही हैड गिवन वन मोर चांस, दैट इज द इसमें जो राइट आंसर वो रहेगा वो कौन सा रहेगा? बारगेनिंग। कौन सा रहेगा? बारगेनिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, आपने कंप्लीट वीडियो वॉच किया। प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी जो सेकंड पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे shortly. Okay, thank you so much. Bye bye. Jai Hind, Jai Bharat.